What's up everyone? Welcome back to the channel। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और शानदार चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत शानदार टॉपिक्स जो कवर करेंगे द स्पोर्ट्स फॉर CWSN दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिजिकल एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि हम लोग हमेशा मान के चलते हैं स्पोर्ट्स फॉर ऑल। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो सभी को एक समान लेके चलता है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और मज़ा आने वाला है। बस इसमें थोड़ी सी लर्निंग आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी बट करना तो है ही। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN दैट इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास ऐसा होता है सोसाइटी में कि हम लोग कई बार ऐसे बच्चों को देखते हैं या ऐसे एडल्ट्स को भी देखते हैं इनफैक्ट जो कोई भी एक्टिविटी जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है वैसे नहीं कर पा रहे होते ड्यू टू सम डिसेबिलिटी। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है डिसेबिलिटी और क्या होता है डिसऑर्डर, इसको एक बार आपको समझना है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस पता होना चाहिए। तो व्हाट इज डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी कैन बी सेड दैट इट इज एसेंशियली अ मेडिकल कंडीशन। ये एक मेडिकल कंडीशन है which doesn't permit an individual to perform any activity or movement in a normal way, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल कोई भी एक्टिविटी या मूवमेंट नॉर्मल वे में नहीं कर पाता। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई बॉडी पोस्चर में प्रॉब्लम हो या देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जो कि हम पूरे डिटेल में इस साल हमें CBSE पढ़ने को मना कर रहा है। अदरवाइज इसके अंदर कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, सेंसरी बहुत सारी तरीके की डिसेबिलिटीज आ सकती हैं। Okay, disability means inability to do work. In fact, it is a state of an individual which she cannot work efficiently. जिसकी वजह से वो काम सही से नहीं कर पाता। और ये जो डिसेबिलिटी है ये ठीक नहीं हो पाती, मतलब एक बार हो गई तो इसका फिर कोई भी रिकवरी या इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इसको ठीक किया जा सके। ये ऐसा ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर यूजुअली हम मेंटल डिसेबिलिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, यानी डिसेबिलिटीज़ में फिजिकल छोड़ दो, अगर हम दिमाग की बात करें कि मेंटली कई बार हम लोग बोल देते हैं ना कि कुछ मेंटल इश्यूज हैं या कुछ इस तरीके की चीज़ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। ऑल्दो सब ऊपर वाले ने एक जैसे बनाए हैं बट फिर भी ये टॉपिक्स वो हैं जिस पे सोसाइटी में खुल के बात करनी चाहिए और सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी में बहुत होती है। मतलब हम लोग तो डेली ही इस चीज़ को देखते हैं क्योंकि बीइंग अ टीचर हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स के साथ डील करना पड़ता है। बट हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन लेके चलती है जो कि नहीं होना चाहिए। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है डिसऑर्डर? इट इज़ यूजुअली यूज फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज। डिसऑर्डर इज एन any ailment that disturbs the health of an individual। मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो हम डिसऑर्डर बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली डिसऑर्डर क्रिएट हिंड्रेंस इन एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। इन द बिगिनिंग डिसऑर्डर सीम टू बी ऑर्डिनरी बट दे यूजुअली ग्रो एंड स्प्रेड इन अ हार्मफुल मैनर। शुरू में ऐसा लगता है कि डिसऑर्डर बहुत नॉर्मल है बट इवेंचुअली ये ग्रो हो जाता है बहुत ज़्यादा और हार्मफुल हो जाता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो डिसेबिलिटी डिसऑर्डर आपने देख लिया। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है जिसको हमें बड़े ध्यान से देखना है। वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। यानी कि हमारे देश में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारे देश में क्या हम लोग देखते हैं, हमारा देश तो पार्टिसिपेट करता है बट बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड वाइड डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है। यानी कि ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें आता है, वैसे हमें 3 पढ़ने हैं, स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफलिम्पिक्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स की। स्पेशल ओलंपिक्स 1968 मैंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करा है। तो पहली बार कब हुए थे? ये 1968 में हुए थे। इसके हेडक्वार्टर्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वॉशिंगटन DC। थोड़ा सा ये ऐसा टॉपिक है जो आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि जब अगर आप बुक उठाते हो तो बुक में बहुत बड़े बड़े पेजेस में ये थ्योरी भरी हुई है, तो आपको ये मेनली लर्न ही करने पड़ेंगे। इसमें सिर्फ हिस्ट्री वगैरह है और इसमें कुछ खास नहीं है, तो तुम्हें ये रटने ही पड़ेंगे, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। तो स्पेशल ओलंपिक्स 1968 में पहली बार हुए थे। हेडक्वार्टर्स हमारे पास हैं वॉशिंगटन DC में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज के लिए। ठीक है, नंबर आपको याद रखना है, 5 मिलियन एथलीट्स को कवर करके चलता है और 172 कंट्रीज के साथ पार्टनर करके चलता है।
तो याद रखेंगे कितने, 5 मिलियन एथलीट्स और 172 कंट्रीज। ठीक है, स्टार्ट किसने करा था, इन भाई साहब या जो भी हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। मुझे काफ़ी टिपिकल सा लगा, लेकिन पेपर आपके हैं तो आपको याद तो ये करना पड़ेगा। ठीक है जी, लोगो, इसका लोगो मैं आपको दिखाता हूँ, जो एक स्कल्पचर पे बेस्ड है, जो जिसका नाम क्या था, द जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। यानी अगर हम इसके लोगो पे चलें तो हमारे पास लोगो बहुत शानदार है, और लोगो अगर आप बना दोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो हमारे पास स्पेशल ओलंपिक्स का जो लोगो है वो किस प्रकार का है जी, ये देखो इस तरीके का, ये इस तरीके का कि सबको कवर करके चलना, सबको एक साथ लेके चलना, इसी को हम बोलते हैं स्पेशल ओलंपिक्स में लोगों का महत्व। ठीक है, देखो बहुत सारे इस तरीके के इमेजेस हैं, अगर हम गूगल करते हैं स्पेशल ओलंपिक्स को तो देखो डिसेबिलिटीज़ के साथ सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और इसका लोगो ये है, जो आपको ध्यान से देखना है। अगर एग्जाम में आप ड्रॉ कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा, बहुत शानदार नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास स्पेशल ओलंपिक्स के बारे में। लोगो किस पे बेस्ड है, ये सावधान इंडिया सवाल है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद इनका मिशन क्या था, टू प्रोवाइड ईयर लॉन्ग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशंस, हम लोग ट्रेनिंग कराएं और कॉम्पिटिशंस प्रोवाइड करें। इससे क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, फिजिकली फिट होता है इंसान, ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होती है, और साइकोलॉजिकली मेंटली भी वो स्ट्रांग होता है अगर वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। तो किसी भी इंडिविजुअल को फिजिकली, हेल्थ वाइज और साइकोलॉजिकली इंप्रूव करते हैं ओलंपिक्स। ठीक है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 1988 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी कर दिया। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप लर्न कर लेना, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं हमारे पास, यंग एथलीट प्रोग्राम्स, यूनिफाइड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, हेल्दी एथलीट्स प्रोग्राम, ये 3 प्रोग्राम्स इसके अंदर कवर करे गए हैं, तो आपको ये भी लर्न करने होंगे। पहली बार कब हुआ था, 1968 शिकागो में। लेटेस्ट जो हुआ है जर्मनी 2023 में ये होने वाला है, जो लेटेस्ट है वो जर्मनी 2023 में ही ये देखने को मिलेगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास ये तो हो गया स्पेशल ओलंपिक्स, आई होप आपने सारी चीज़ें लिख ली होंगी। अब आता है पैरालंपिक्स। तो पैरालंपिक्स क्या है, देखो पैरालंपिक्स नाम ही क्या है, पैरेलल टू ओलंपिक्स, यानी जब एक्चुअल ओलंपिक्स होते हैं तो उनके साथ ही ये भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इसीलिए इसको पैरालंपिक्स भी बोलते हैं। क्या है जी, फर्स्ट टाइम इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन रोम, याद रखना है 1960 में। लेटेस्ट चाइना में देखने को मिला था, बीजिंग में, याद है आपको, अभी याद होगा, अभी तो 2022 में बीजिंग में हुआ था, और रोम 1960 में पहली बार देखने को मिला था। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जो कब बनी थी कमेटी, बाद में डेवलप हुई है 1989 में, और सिचुएटेड कहाँ पे है, जर्मनी में सिचुएटेड है, यानी इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, जर्मनी में है भाई। हेडक्वार्टर पिछले वाले भी इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर मत भूलना, लर्न करके जाना सबका। पैरालंपिक्स का डेफिनेशन कैसे लिखोगे अगर आ गया, तो पैरालंपिक्स इज डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड्स पैरा एंड ओलंपिक्स। पैरा का मतलब बिसाइड या फिर अलॉन्ग साइड, ओलंपिक्स के साथ साथ, दैट इज एन इंटरनेशनल गेम्स कॉम्पिटिशन पैरेलल टू ओलंपिक्स। ठीक है, एक बात याद रखना कि जो पैरालंपिक्स है ये ज़्यादा बड़ा कॉन्टेस्ट है स्पेशल ओलंपिक्स से भी। स्पेशल ओलंपिक्स से भी क्यों, क्योंकि इसमें जो रेंज ऑफ डिसेबिलिटी कवरिंग है ना वो बहुत सारी है, मतलब उसके अंदर तो कुछ लिमिटेड रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज आती हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कवर होती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। रेंज ऑफ डिसेबिलिटीज इसमें बहुत सारी आती हैं, कुछ 3 4 5 अगर आप याद रख सकते हो तो जैसे इम्पेयर्ड मसल पावर, इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट, लिम्ब डेफिशिएंसी, लेग लेंथ में डिफरेंस होना, तो ये कुछ डेफिशिएंसीज हैं, अगर आप याद कर लो तो बहुत बढ़िया, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विजन क्या है हमारे पास इनकी कमेटी का, जो विजन है वो है टू इनेबल द एथलीट टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस एंड टू इंस्पायर एंड एक्साइट द वर्ल्ड। मतलब वही बात है, इंस्पिरेशन लेके आना लोगों के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। इनका एंथम क्या है, एंथम ऑफ द फ्यूचर अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो, और वैसे बोलूँ तो हिम दी लेविनर, कुछ इस तरीके का होगा, बट हमें तो ये समझ में आता है कि एंथम ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड आ गया जी पैरालंपिक। थर्ड होता है डेफलंपिक्स। डेफलंपिक्स बेसिकली किन लोगों के लिए होता है, जो ठीक से सुन नहीं पाते, मतलब जिनको हेयरिंग डिसेबिलिटीज होती हैं। तो दीज आर पीरियोडिक सीरीज ऑफ मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स सैंक्शनड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एट विच डेफ एथलीट्स कम्पीट एट। डेफ एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको हेयरिंग इश्यूज होते हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। द एथलीट्स वर गाइडेड बाय
कैसे गाइड करोगे एथलीट्स को? आप सुनते सकते नहीं वो, तो रेडी स्टडी गो तो बोलोगे नहीं, या फिर गन शॉट से तो उनको पता नहीं चलेगा। तो क्या होता है, या तो फ्लैग्स होते हैं यूज करते हैं, वेविंग ऑफ फ्लैग्स, या लाइट्स यूज करते हैं। ठीक है जी। गवर्निंग बॉडी कौन है इनकी? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, याद रखना है। हर 4 साल के बाद ये ऑर्गेनाइज करा जाता है। इनका लोगो कब डिजाइन हुआ था? 2003 में। और लोगो जो है वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स को साथ में लेके चल रहा है। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स? सबसे पहला साइन लैंग्वेज, डेफ एंड इंटरनेशनल कल्चर्स, एंड यूनिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। लोगो दिखाता हूं, बड़ा शानदार लोगो है। और लोगो का सेंटर क्या रिप्रेजेंट करता है? आइरिस ऑफ द आई। आइरिस ऑफ द आई, देखो इसका लोगो हमारे पास। पैरालंपिक्स की अगर हम बात करें तो पैरालंपिक्स में अगर आपको लोगो देखना है तो पैरालंपिक्स का कुछ इस तरीके का है, ये, जिसमें 3 इस तरीके की डिज़ाइंस बने हुए हैं। और अगर हम बात करें डेफ ओलंपिक्स की, तो डेफ ओलंपिक्स में हमारे पास लोगो है वो इस तरीके का है। ठीक है, ये जो बीच का सेंटर है, ये सर्कल जो है, ये आइरिस ऑफ द आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर 4 कलर्स हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन और रेड, जो अलग अलग नेशंस को एक साथ लेके चलने का प्रतीक है। ठीक है जी। तो ये होता है हमारे पास लोगो फॉर डेफ ओलंपिक्स, मैंने आपको दिखा दिया। पैरालंपिक्स मैंने आपको दिखा दिया। स्पेशल ओलंपिक्स भी मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब इसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे 2 टॉपिक्स हो रहे हैं, उनको कवर करते हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो गाइज अब हम पढ़ते हैं एक और नया शानदार टॉपिक, जो कि है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब कि जो हमारे बच्चे हैं विद स्पेशल नीड्स, अगर हम उनको एनकरेज करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर, तो क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। तो अगर आपके आसपास इस तरीके के बच्चे हैं, या आपकी फैमिली में, या आप खुद भी अगर वीडियो देख रहे हो, तो स्पोर्ट्स आपको बहुत बेटर बना सकता है। तो यू शुड टेक पार्ट। आप जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहेंगे, जितना ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंडल्ज रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो क्या है जी? नंबर 1 सबसे पहले फिजिकल इंप्रूवमेंट्स। फिजिकल इंप्रूवमेंट्स का क्या मतलब होता है? फिजिकल इंप्रूवमेंट्स का मतलब होता है कि आप फिजिकली, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, आपका एंड्योरेंस, ये सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे। तो क्या है? Children who suffer from cognitive disabilities are most likely to suffer from physical impairments, as well as these children have substantial problem with motor skills in hopping, jumping। तो देखो बेसिक मूवमेंट्स में भी प्रॉब्लम रहती है कई बार बच्चों को। तो उस सिनेरियो में क्या करना है? फिजिकल एक्टिविटीज की मदद से अच्छी मोटर और फिटनेस डेवलप हो जाएगी, और आपका लेवल ऑफ वेलबींग और हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। परफेक्ट। फिजिकल एक्टिविटीज से एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। तो ये तो सब फिजिकल हो गया। तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले अगर हम बच्चों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराएंगे तो वो फिजिकली अच्छे हो जाएंगे। दूसरा मेंटली, क्योंकि स्पोर्ट्स में दोनों चीजें चाहिए, जितना फिजिकल फिटनेस चाहिए उतना ही मेंटल फिटनेस चाहिए, तो वो मेंटली भी काफी इंप्रूव हो जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटीज आर नॉट ओनली गुड फॉर चाइल्ड्स बॉडी, बट दीज आर बेनिफिशियल फॉर देयर माइंड टू। परफेक्ट। तीसरा आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को अच्छी नज़र से देखना, अपनी रिस्पेक्ट करना, अपना वैल्यू सिस्टम डेवलप करना। तो स्पोर्ट्स में जब बच्चा जाता है तो उसके अंदर लीडरशिप, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डेवलपमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप होती हैं जो यूजुअली वो घर पे बैठ के डेवलप नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है? Physical activities are beneficial for children because such activity develop a sense of self-esteem, self-confidence. As a matter of fact, interaction with other students in physical activity help to give children a sense of accomplishment. अच्छा लगता है बच्चों को। देखो humans are social animals, तो जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उतना ही अच्छा लगता है। Perfect. नंबर 4, reduces the level of anxiety, stress and depression. आप किसी भी, मतलब not only for children with special needs, एक आम आदमी के लिए भी अगर वो स्पोर्ट्स में जाता है, एक्टिविटीज करता है, तो उसका एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस ये तो कम होता ही है। कॉग्निटिव बेनिफिट्स, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से वो डिस्कवर कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ, जो यूजुअली क्लासरूम में वो नहीं कर सकते, है ना। वो अपनी पावर को समझ सकते हैं, इंटरनल हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। इम्प्रूव्ड सोशल इंटरेक्शन, समाज में वो अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे, उनका एक सोशल सर्कल डेवलप होगा, नेटवर्किंग होगी उनकी, तो बच्चे धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे और वो किसी भी तरीके का अपने आप को समाज से अलग नहीं कंसीडर करेंगे। ये इसके अंदर मेजर बेनिफिट है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, तो आप कोई भी यार 4-5 बेनिफिट्स याद कर सकते हो। इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, साइकोलॉजिकली वो अपने आप को अलग नहीं समझते, ये सब इसमें आप लिख सकते हो। इसके बाद क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं
फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल बनाने के लिए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। ये बेसिकली टॉपिक टीचर्स के लिए है या पेरेंट्स के लिए है कि जितने भी पेरेंट्स या टीचर्स क्योंकि कल आप ही लोग टीचर्स भी होगे, आप ही लोग पेरेंट्स भी होगे, तो क्या होने वाला है कि अगर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो उनके लिए हम किस तरीके से स्पोर्ट्स को अच्छा बना सकते हैं। तो नंबर 1 आता है सबसे पहले तो मेडिकल चेकअप कराओ। बच्चे का मेडिकल चेकअप होगा तभी तो आप जान पाओगे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप सबको एक जैसा नहीं मान सकते। जब प्रॉपर मेडिकल चेकअप होगा तो उस सिनेरियो में आपको समझ में आएगा कि बच्चे का क्या नीड है, बच्चे को अलग से क्या चाहिए, या बच्चा कहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो क्या होता है, it is essential to have a medical checkup for children with special needs or with various disabilities, because without medical checkup teachers cannot come to know about the type of disability the child is facing। ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। देखो यूजुअली जो बच्चे होते हैं स्पेशल नीड्स के साथ, वो यूजुअली इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, वी डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट। वो चुप चुप रहना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं। बट अगर कोई स्पोर्ट उनके इंटरेस्ट का होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो उन्हें एक्साइट करेगी, तो वो अपने आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको इस तरीके के स्पोर्ट्स डेवलप करने हैं जो उनको एक्साइट करें। फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स, एबिलिटीज, प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड लिमिटेशंस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो द टीचर्स शुड हैव अ डीप नॉलेज। यहाँ पे टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए लिमिटेशंस की, इंटरेस्ट की और एप्टीट्यूड्स की। तीसरा आता है इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज करने वाले हो वो इक्विपमेंट्स इस तरीके के हों कि वो बच्चा अच्छे से यूज कर पाए। मतलब कि ऐसा इक्विपमेंट ना हो कि बच्चा यूज ही ना कर पाए, फिर तो बेकार हो जाएगा। तो जितने भी आप इक्विपमेंट्स लेके आओगे अपने स्कूल्स में, तो वो इक्विपमेंट सारे के सारे बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बने होने चाहिए, ना कि जनरल। तो क्या है, द इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। द इक्विपमेंट शुड वेरी इन साइज, शेप, कलर, वेट, सब अलग अलग होना चाहिए एज पर द कैपेबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का क्या मतलब है, कि अगर देखो क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ चिल्ड्रन हु हैव ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है कि बच्चा अकेला अकेला रहना पसंद करता है, अपने अपने में, उसको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो अगर इस तरीके का कोई डिसऑर्डर है तो उस सिनेरियो में दे मस्ट बी प्रोवाइडेड स्पेसिफिक प्लेइंग एरिया, बिकॉज दे मे नीड सम टाइम टू रिलैक्स। उनको समय चाहिए होता है रिलैक्स होने के लिए। लाइट एंड साउंड आर ऑल्सो वाइटल फॉर मेकिंग गुड एनवायरनमेंट फॉर सच चिल्ड्रन। उन बच्चों के लिए लाइट और साउंड एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चिल्ड्रन के लिए। उसके बाद अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज शुड बी यूज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो विजुअल हो, चाहे वो टीचिंग हो, यूज करने चाहिए बच्चों को स्पोर्ट्स के बारे में बताने में, बच्चों को एक्साइट करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए कि आप इस तरीके से स्पोर्ट्स की मदद से ग्रो कर सकते हो। यानी इट कैन गिव द चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट लर्निंग ऑन देयर ओन एंड बिकम मोर इंडिपेंडेंट। ठीक है। पिक्टोरियल बुक्स आर ऑल्सो यूज्ड आर ऑल्सो वाइटल इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पिक्टोरियल यानी जिसमें पिक्चर्स हों, इस तरीके की बुक्स भी ज़्यादा हेल्प करती हैं बच्चों को। इसके बाद रूल शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। ये रूल्स वाला और इक्विपमेंट्स वाला पार्ट लगभग एक ही है कि जो इक्विपमेंट्स हों वो भी बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग हो, और जो रूल्स हों वो भी बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हो। आप ऐसे रूल्स मत बनाओ जो बच्चों को डिस्करेज करें, ऐसे रूल्स बनाओ जो बच्चों को एनकरेज करें कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। रूल्स शुड बी सिंपल, but later these rules can be modified according to needs of the children. They can be provided extra attempt or time to perform a physical activity. उन्हें और attempts दो, time दो, so that वो इसमें participate करें। ठीक है। Children previous experience must be taken into consideration. Teachers को अगर उन्होंने पहले कोई बच्चे ऐसे देखे हैं विद स्पेशल नीड्स, तो उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहिए, और उनके एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए नई नई स्ट्रैटेजीज, नई नई चीज़ें बनानी चाहिए, सो दैट बच्चे अच्छा फील करें, मेंटली गुड फील करें और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। तो ये थे गाइज हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें, ये हमारी स्ट्रैटेजीज हो गई। इसके ऊपर हमने बेनिफिट्स देखे, उसके ऊपर हमने वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़ देखी जो करा रही थी हमारे पास स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड डेफलिम्पिक्स। तो ये हमारे पास टॉपिक्स थे इस चैप्टर में जो आपको तैयार करने हैं। छोटा सा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, थोड़ा लर्निंग बेस्ड चैप्टर है। मैंने समझाया और बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। और हमारे इसी चैप्टर के साथ 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए, यानी 50% सिलेबस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीटेड। इसी तरीके से मेरे साथ साथ पढ़ते रहना, पीछे मत हटना। मैं समझता हूँ आपके एग्जाम से आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, बट तैयारी करने से नंबर आते हैं, सोचने से नंबर नहीं आते। तो तैयारी करते चलो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, चलते जाओ,
सब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मैं आपको मिलता हूँ कुछ ही देर में कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।